Hi everyone, welcome back. Today we will discuss about some important news items and an editorial. The first article is about PIL. PIL stands for Public Interest Litigation. Public Interest Litigation. The current news about a social activist who has regularly or repeatedly filed a case in the High Court of Delhi saying that the Municipal Corporation of Delhi has done illegal construction, but MCD has filed an affidavit that the construction is legal, but still she persists. सो हाई कोर्ट ने कहा कि ये गलत है और आप PIL का मिसयूज कर रहे हैं, PIL का मिसयूज कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने उनको फटकार लगाई है और बोला है कि सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है कि एक्सट्रीमली केयरफुल टू सी बिहाइंड द ब्यूटीफुल वेल ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट, अगली प्राइवेट मलाइस एंड वेस्टेड इंटरेस्ट और पब्लिक सीकिंग नॉट लर्किंग, ये सब जब केस हो तभी आप PIL दायर कर सकते हैं। यानी कि the intention behind PIL must be very beautiful and in the interest of public और अगली प्राइवेट मलाइस यानी कि प्राइवेट सेक्टर द्वारा जो उनका जो गलत इंटेंशन के साथ कोई काम किया जा रहा हो तभी आप PIL फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली है उन्होंने उसको फटकार लगाई है सोशल एक्टिविस्ट को, बोला है कि आप इस तरह का फ्रिवोलस PIL मत दायर कीजिए और मिसयूज मत कीजिए PIL का। अब आते हैं PIL के बैकग्राउंड पे। PIL का जो बैकग्राउंड है वो है 1979 में एक केस आया था। कपिला हिंगोरानी एडवोकेट थी, कपिला हिंगोरानी, और ये केस था हुसैन आरा खातून, आपने सुना होगा, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, जहाँ पर 40,000 अंडर ट्रायल्स पटना जेल में थे, उनको बाहर निकाला गया कि बिना मतलब को वो जेल में पड़े हुए थे और उनका ट्रायल चल रहा था और सालों से वो जेल में थे। इसलिए 1979 में ये कपिला हिंगोरानी जो एडवोकेट थी, इन्होंने हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में जस्टिस भगवती के सामने उन्होंने पिटीशन दायर किया और फिर 40,000 अंडर ट्रायल को बाहर निकाला गया जेल से। इसलिए ये कपिला हिंगोरानी को मदर ऑफ PIL भी कहा जाता है और जस्टिस भगवती को PIL के लिए पायोनियर जस्टिस माना गया है। इसके क्षेत्र में एक और जस्टिस जो हैं जिनका नाम हमेशा आता है वो हैं जस्टिस VR कृष्णा अय्यर। तो आपको जब भी ये जस्टिस VR कृष्णा अय्यर का नाम और जस्टिस भगवती का नाम आए तो ये PIL के अच्छे कामों के लिए ये जाने जाते हैं हमेशा। इन्होंने PIL को प्रमोट किया है। दूसरी बात क्या है कि दूसरी इंपॉर्टेंट बात PIL के बारे में जो है वो है कि देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडाई। लोकस स्टैंडाई का मतलब है कि आप डायरेक्टली अफेक्टेड है या नहीं कोई इशू से, आप PIL दायर कर सकते हैं SC में, हाई कोर्ट में एंड सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट जो आपको रिलीफ देता है वो आपको जानते हैं कि आर्टिकल 226 के अंतर्गत देता है और SC आर्टिकल 32 के अंतर्गत देता है रिलीफ। तो ये लोकस स्टैंडाई का जो इशू था उसको ये PIL ख़त्म किया और आप डायरेक्टली अफेक्टेड हों या नहीं अफेक्टेड हों आप दायर कर सकते हैं। जैसे इन्वायरमेंट इशू हो गया, इससे डायरेक्टली आप अफेक्टेड नहीं भी हो सकते हैं, या फिर टेररिज्म का इशू हो गया, बॉन्डेड लेबर का इशू हो गया, चाइल्ड मैरिज का इशू हो गया, ये सब के लिए PIL दायर किए गए हैं, इसको रिलीफ मिला है। एडिशनली PIL जो है ये जो है एक तरह का जुडिशियल एक्टिविज्म भी माना जाता है, यानी कि जो जुडिशियरी है थोड़ा एक स्टेप अहेड जाके रिलीफ देती है पिटिशनर को, और इसलिए इसको एक जुडिशियल एक्टिविज्म की तरह देखा जाता है। ये पार्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू भी माना जाता है। इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एट पार्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू, लाइक आर्टिकल 13 में जो कहा गया है उसके हिसाब से देखा जाए तो।
राइट। सो ये है। और इसके अलावा भी कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि रिसेंट में हुआ। जैसे कि आपने सुना होगा प्राइम मिनिस्टर पीएम केयर्स फंड के बारे में बहुत लोगों ने आवाज़ उठाया कि इसको RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत लाया गया था, इसके लिए भी PIL दायर किया गया था। फिर कोविड के टाइम में बहुत सारे जो MCD वर्कर्स या दूसरे सैनिटरी वर्कर्स थे उनके बारे में कहा गया कि उनकी भी लाइफ इंपॉर्टेंट है, उनको भी कोविड में छुट्टी दिया जाए, उनको क्यों सफाई पर लगाया गया है। सो देर वर सो मेनी केसेस रिसेंटली ऑल्सो। सो PIL इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग्स। यू मस्ट रिमेंबर दैट इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1979 and promoted by Justice Bhagwati and Justice Iyer. Right. Now we will move to some other topic, and that is editorial. Why India should cut down on its salt intake. This was written by Vivek Devroy, who is also chairman of the PMEAC, and Mr. Aditya Sinha, he is also the member of PMEAC, Economics Advisory Council. Economics एडवाइजरी काउंसिल जो प्राइम मिनिस्टर को सलाह देती है, उसके चेयरमैन है विवेक देवराय और मेंबर हैं आदित्य सिन्हा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जिसके बारे में कहा गया है कि WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो अभी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि इंडिया में जो सॉल्ट इनटेक है वो 11 ग्राम है। Ideally, it should be less than equal to 5 ग्राम, so more than twice, 2 गुना से ज़्यादा सॉल्ट इनटेक है, जो कि हार्ट डिजीज़ वगैरह को काफ़ी बढ़ावा देता है, स्पेशली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब है हार्ट डिजीज़, हाई BP, डायबिटीज़, कैंसर etc. And we all know that in India, about 60% disease is non-communicable disease. More than 60% disease are non-communicable disease, like BP, stroke, cancer, and the salt intake increases this risk of NCD. NCD के रिस्क को बढ़ाता है सॉल्ट इंटेक, इसलिए इसको रिड्यूस करना ज़रूरी है। इसके अलावा कहा गया है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें लगभग जो 38.5% वीमेन जो है वो हाई ब्लड प्रेशर के, प्री हाइपरटेंसिव ब्लड प्रेशर के लेवल में आती हैं, यानी कि 139 by 80 to 89. This is systolic, as you know that it is systolic, this is diastolic. and ideal जो होना चाहिए वो होता है 120/80, लेकिन यहाँ पर 120 से 139 के बीच में और जो डायस्टोलिक है वो 80 to 89 के बीच में है, तो आप प्री हाइपरटेंसिव लेवल पे हैं, यानी कि अब आपको हाइपरटेंशन का खतरा है। हाइपरटेंशन का मतलब है हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और हाई BP का खतरा है। तो इसमें जो 35% वीमेन है इंडिया में above the age of 18 years and 49% men, ये जो दोनों हैं ये प्री हाइपरटेंसिव ब्रैकेट में आते हैं, यानी कि उनका ब्लड प्रेशर 120 to 139/80 to 89 के बीच में है, यानी कि दिस इज़ वेरी सीरियस इशू। और इसीलिए उन्होंने सजेशन दिया है कि ये सॉल्ट इंटेक को कम किया जाए, और इसके क्षेत्र में जो FSSAI काम कर रही है, FSSAI जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने अपने एक कैंपेन चलाया है जिसको बोलते हैं ईट राइट कैंपेन। ईट राइट कैंपेन, इसके अंतर्गत वो लोगों को ये प्रमोट करते हैं कि आप साल्ट इंटेक कम लें, फैटी फूड को अवॉइड करें, जैसे नूडल्स हो गया या मैगी हो गया वगैरह वगैरह, जो भी फास्ट फूड है उसको अवॉइड कर सकते हैं आप, ज़्यादा बेटर है हेल्थ के लिए। उसके अलावा
ये एक और कैंपेन चलाते हैं जो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, दैट इज आज से थोड़ा कम, दैट मीन्स फ्रॉम टुडे लिटिल बिट लेस, फ्रॉम टुडे लिटिल बिट लेस। एंड इस कैंपेन के थ्रू वो चाहते हैं कि आप सॉल्ट इनटेक जो है कम करिए, यानी कि अभी जो 11 ग्राम है उससे कम एटलीस्ट 5 ग्राम के लेवल में आप ले आएँ, यानी कि अभी दोगुना से भी ज़्यादा है। इसके अलावा WEF जो है, इसके अलावा जो WEF है उसने कहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहा है कि $20 ट्रिलियन का लॉस होगा इंडिया को ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के कारण। सोच लीजिए $20 ट्रिलियन का लॉस होगा, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब जो इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। WHO इन्वॉल्व है, WHO द्वारा रिपोर्ट लाया गया है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये UN की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है 1948 में इसका स्थापना हुआ था, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। दूसरी जो एजेंसी इन्वॉल्व है वो है FSSAI, मैंने बताया जैसा कि अभी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, याद रखिएगा ये स्टैच्यूटरी बॉडी है। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। Whenever any edible product comes into market or any restaurant launched, it has to get license. It has to get license from FSSAI। इसलिए देखिए किसी भी फूड आइटम्स के पीछे या किसी भी होटल वाले या रेस्टोरेंट वाले होते हैं उनका एक FSSAI लाइसेंस LIC नंबर लिखा रहता है हर प्रोडक्ट के पीछे। कोई भी एडिबल प्रोडक्ट के पीछे आपको ये मिल जाएगा FSSAI लाइसेंस के पीछे। अभी 2015 में याद होगा कि मैडी नूडल्स का इशू हुआ था जिसमें एक तरह का साल्ट जिसको मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG कहते हैं उसका लेवल ज़्यादा पाया गया था, काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए FSSAI ने उन पर बैन लगाया था और थाउजेंड्स ऑफ टन्स मैगी को डिस्ट्रॉय करना पड़ा था, पता है। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है, आपको हमेशा याद रखना है कि FSSAI जो है वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, यानी कि पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बना है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर काम करता है। कोई भी रेस्टोरेंट या कोई भी एडिबल फूड है उसको एक FSSAI लाइसेंस नंबर लेना पड़ता है। 2015 में जो मैगी का इशू हुआ था MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट जिसमें ज़्यादा था, एक तरह का ये सॉल्ट है, और फिर उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ा था सारे मैगी को और फिर से बनाना पड़ा था नया प्रोडक्शन ताकि वो कंप्लाई कर सके MSG के साथ। तो थैंक यू सो मच, वी विल मीट सून।